सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। कैसे हैं आप? आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। तो आज है हमारी लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 32, जिसमें हम यूनिट 6 तक पहुंच चुके हैं। और यूनिट 6 में हमारा चैप्टर फर्स्ट में ही जो सब टॉपिक्स हैं हमारे वो कर रहे हैं। कल हमने किया था मेडिकल हेल्थ केयर और आज करेंगे हम एडॉप्शन एंड फॉस्टर पेरेंटिंग। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Here you go. चाइल्ड एडॉप्शन। तो चाइल्ड एडॉप्शन को अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें, यहाँ मैं समझाने की ट्राई करता हूँ। तो आज ये है आपकी हेडिंग, दैट इज़ योर चाइल्ड एडॉप्शन। तो बात करें अगर हम चाइल्ड एडॉप्शन की, तो क्या है कि ऐसे बच्चों को जिनके पास पेरेंट्स नहीं हैं, तो उनको पेरेंट्स या फैमिली या एक ऐसा पेयर ग्रुप प्रोवाइड करवाना जो उनको एक बेटर लाइफ स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करवा पाए, जो भी बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो एक बेटर लेवल पे प्रोवाइड करवा पाए, लाइक योर हाउसिंग, क्लोथिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एजुकेशन। एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब फीचर्स जब कोई एक फैमिली या एक पेयर ग्रुप प्रोवाइड करवा पा रहा है, उस फैमिली में एक बच्चे को लाना जो ब्लडली रिलेटेड नहीं है, जो ब्लड से रिलेटेड नहीं है, दैट इज़ योर एडॉप्शन। समटाइम्स हो सकता है बट वो क्रॉस ब्लड होगा। इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक को मतलब इस कंसेप्ट को लेके कि ब्लड रिलेटेड होगा या नहीं। सिंपल हमारा एडॉप्शन पे चल रहा है तो हम एडॉप्शन पे ही फोकस रखेंगे कि वो ब्लडली रिलेटेड हो भी सकता है और समटाइम्स नहीं भी होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है और समटाइम्स होता है। क्लियर? तो क्या है चाइल्ड एडॉप्शन? क्या है? एक फिनोमिना है जो आजकल ऑब्जर्व हो रहा है हमारी सोसाइटी में। इसको मैं थोड़ा सा, हाँ जी, चाइल्ड एडॉप्शन इज सीन एज इंक्रीजिंग ट्रेंड। रीज़न क्या है कि किसी भी वे में अगर कोई कपल इनफर्टाइल है बाय एनी वे या एनी मीन्स या एनी रीज़न, तो वो क्या करते हैं कि ट्राई करते हैं कि एक चाइल्ड को अपनी फैमिली में लाए, सो दैट उनकी जो भी एक डिज़ायर है टू हैव बेबी तो वो फुलफिल हो पाए। क्लियर? मोस्ट adoptions are either because the parents cannot have their kids or because they want to support and give a new lease of life to a child who has been left alone in the world by any mean. ठीक है? Adoption is a meaningful way of building families and providing children with loving homes. Legal and emotional process है। Emotional obviously emotional है, process है ये। Involves accepting responsibility of caring for a child who is not biologically related to the adoptive parents. क्लियर? कौन इसके लिए एलिजिबल है? तो उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई है बाय गवर्नमेंट, दैट इज़ योर सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये सेंटर बेस पे है और पर्टिकुलर स्टेट या जो भी कंसर्निंग स्टेट होगी तो वहाँ पर सारा करके नाम होगा, वही है सेंटर की जगह स्टेट आ जाएगा, स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ठीक है? जो नोडल एजेंसी है और ये किसके अंडर है? इस मिनिस्ट्री में है। तो ये पूछी जा सकती है आपको कि कौन सी मिनिस्ट्री इससे रिलेटेड है या ये जो भी अथॉरिटी है ये किसके अंडर है। तो यही है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड केयर। क्लियर? चाइल्ड डेवलपमेंट है ये, केयर नहीं है ये। इसमें क्या है? यही होगा। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट है जो कंडीशंस एक कपल को फुलफिल करनी होंगी टू अडॉप्ट ए चाइल्ड इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री, टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्लियर? तो ए चाइल्ड इन इंडिया कैन बी अडॉप्टेड बाय इंडियन सिटीजन, एनआरआई और ए फॉरेन सिटीजन। हाउएवर द प्रोसीजर तीनों के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है। एनी पर्सन इज एलिजिबल टू अडॉप्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर और मैरिटल स्टेटस। क्लियर? इफ ए कपल इज अडॉप्टिंग ए चाइल्ड दे शुड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 2 years ऑफ स्टेबल मैरिज। अगर कोई कपल अडॉप्ट करना चाहता है तो एटलीस्ट उनकी शादी को 2 साल हो जाने चाहिए, उसके बाद ही वो क्या करेंगे, अडॉप्ट कर सकते हैं, और उसमें भी दोनों का कंसेंसस लिया जाएगा। ठीक है। जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है उसका उसका और जो पेरेंट्स उसको अडॉप्ट कर रहे हैं उन दोनों के बीच में जो एज गैप है वो ज़्यादा नहीं, 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर? द अडॉप्टेड पेरेंट्स मस्ट बी फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली स्टेबल होने चाहिए। ठीक है। फाइनेंशियली कैपेबल होने चाहिए, और अडॉप्टेड पेरेंट्स मस्ट बी एटलीस्ट 25 year old और नॉट मोर देन 55 year old। सिंगल पर्सन भी अडॉप्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है व्हेन ए चाइल्ड इज एलिजिबल टू बी अडॉप्टेड। अब बच्चा कब एलिजिबल हो जाएगा अडॉप्ट होने के लिए? ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के माने तो एक बच्चा अगर वो ऑर्फन है या अबैंडेंड है या सरेंडर्ड चाइल्ड है या डिक्लेयर्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन बाय द चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी इज एलिजिबल फॉर अडॉप्शन। क्लियर? बच्चा ऑर्फन कब होगा? जब उसके लीगल पेरेंट्स या बायोलॉजिकल पेरेंट्स क्या हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं बाय एनी मीन्स। ठीक है। Child is said to be orphan when the child is without a legal parent or a guardian or the parents are incapable of taking care of the child anymore। ठीक है। abandoned कब होगा? A child is considered abandoned or unaccompanied by parents or a guardian and the child welfare community has declared the child to be abandoned। Clear? Surrendered child has been relinquished because of physical, social and emotional factors beyond the control of parents or the guardian and is so declared by the child welfare committee। Clear? Surrendered child वो होंगे जिनके लिए इमोशनल फैक्टर्स होंगे, लाइक कोई बच्चा अगर अपने जो भी गार्डियंस हैं या पेरेंट्स हैं उनके साथ नहीं रहना चाहता है। ठीक है। कोई भी रीज़न हो सकता है, कपल डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है या बच्चों पे हाथ उठा रहा है या कुछ भी रीज़न हो सकता है। ठीक है। प्रोसेस हमारे पास क्या होना चाहिए? इन ऑर्डर टू बी अडॉप्टेड चाइल्ड नीड्स टू बी लीगली फ्री। और जिस बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है वो जुवेनाइल होगा अगर, बट वो किसी इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हो। क्लियर? नेक्स्ट इज योर कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी टू अडॉप्ट अ चाइल्ड? ठीक है। तो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया है किसके द्वारा? CARA के द्वारा। क्या है? प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टेड पेरेंट्स नीड टू बी फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल, किसी भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से वो सफ़र नहीं करने हो रहे चाहिए। Couples with 3 or more kids are not considered for adoption except in the case of special needs children। कि जिन कपल के 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सिंगल फीमेल कैन अडॉप्ट चाइल्ड ऑफ एनी जेंडर। ठीक है। लेकिन सिंगल मेल इज़ नॉट एलिजिबल टू अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड। ठीक है। ये पॉइंट पूछा जा सकता है, इसको कर लो आप अंडरलाइन। ठीक है। मेल एलिजिबल नहीं है गर्ल को अडॉप्ट करने के लिए, बट फीमेल अडॉप्ट कर सकती है नो मैटर वो जो चाइल्ड अडॉप्ट किया जा रहा है वो बॉय है या गर्ल। सिंगल पेरेंट जो अडॉप्ट कर रहे हैं उनकी एज 55 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कपल कैन नॉट बी क्यूमुलेटिव एज मोर देन 110 ईयर्स। ऑब्वियसली हर दोनों पर्सन की अगर मिला के एज क्या होनी चाहिए? 110 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
किस तरह से, अगर हस्बैंड की एज है लेट सपोज 50 और वाइफ की एज है लेट सपोज 50 ही ले लेते हैं, तो दोनों की एज क्या हो रही है 100, तो दे आर एलिजिबल। बट अगर केस इस तरह से हो जाए लाइक हस्बैंड की एज है 56 और वाइफ की एज है 55, तो दोनों की एज हो रही है 111, दैट इज 111 ईयर्स, तो ये अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? इस तरह से क्यूमुलेटिव एज निकाली जाती है। नेक्स्ट, द पेरेंट्स एज एज ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शुड बी एज पर CRA गाइडलाइंस eligible for adoption. Parents need to ensure that their child feels loved and supported both emotionally and financially. They should be affectionate. ये पॉइंट्स तो रहेंगे ही। अब किसी को अडॉप्ट कर रहे हो तो आप उनको इमोशनली और फाइनेंशियली मतलब सपोर्ट करने लायक हो, तभी आप अडॉप्ट कर पाओगे। बाकी इसी से सिमिलर पॉइंट्स हैं। पेरेंट्स मस्ट प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। होम में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, या किसी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए कोई इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की होगी तो वो सब। पेरेंट्स मस्ट मीट देयर चिल्ड्रंस बेसिक नीड्स, जो भी है फूड, क्लोथ, हेल्थ केयर, शेल्टर या अदर नेसेसिटीज़। ठीक है। दे मस्ट इंश्योर चाइल्ड्स एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट नीड्स। Effective communication is a key to building a positive parent-child relationship. Parents should listen carefully to their children, respect their opinions, and provide honest, accurate information. Parents must set appropriate boundaries for their children and enforce them firmly but lovingly. तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? ये पेरेंटिंग के पॉइंट्स हैं, फीचर्स हैं। डिसिप्लिन शुड बी फोकस्ड। ऑब्वियसली किसी को घर ला के बिगाड़ने की कोई मंशा नहीं होनी चाहिए किसी भी इंसान की। क्लियर? नेक्स्ट इज योर लॉ गवर्निंग अडॉप्शन इन इंडिया। तो अडॉप्शन की जो प्रोसेस है हमारे पास पहले इसी लॉ के अंडर चलती थी, गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890, जहाँ पर क्या था, क्रिश्चियंस क्या कर सकते थे, अडॉप्ट कर सकते थे बच्चों को ओनली अंडर फॉस्टर केयर्स, एंड फॉस्टर चाइल्ड इज फ्री टू ब्रेक अवे ऑल रिलेशंस फ्रॉम द गार्डियंस ऑन बिकमिंग अ मेजर। तो वो अपनी फॉस्टर केयर जो भी जिन पेरेंट्स के पास रहते थे वो एडल्ट होने के बाद उनको छोड़ सकते थे। क्लियर? इस चीज़ के लिए इंडियंस अलाउड नहीं थे। इंडियंस में कौन कौन? हिंदूज, जैन्स, बुद्धिस्ट, सिख्स आर अलाउड टू अडॉप्ट ए चाइल्ड फॉर्मली। ठीक है, वो कंप्लीट अडॉप्शन के लिए एलिजिबल थे, फॉस्टर केयरिंग के लिए एलिजिबल नहीं थे। फॉस्टर केयर आगे समझाता हूँ, कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है बट समझा दूंगा, डोंट वरी। अडॉप्ट ए चाइल्ड फॉर्मली एंड द अडॉप्शन एज पर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इस एक्ट के थ्रू क्या हो रही है, अब फॉर्मली इस चीज़ को देखा जा रहा है, मतलब अडॉप्ट करने के हमारे पास क्या आ चुके हैं, प्रोविजंस आ चुके हैं। क्लियर? और ये सब किसके साथ रिलेवेंट रख रहा है, दैट इज़ योर हिंदू कोड बिल से ही रिलेटेड है ये हमारे पास, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956। ठीक है। अडॉप्शन ऑफ अबंडेंट, सरेंडर एंड अब्यूज चिल्ड्रन इज गवर्न्ड बाय द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2015। तो इन बच्चों की जो अडॉप्शन है इन कैटेगरी की, मैं इसको बॉक्स में ही बंद कर लेता हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, कोई पर्सन बाहर का, मतलब आउट ऑफ द इंडिया, अगर वो किसी इंडियन बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसके लिए अभी तक हमारे पास कोई प्रोविजंस नहीं है। ठीक है। बट वो हम रिलेट कर लेते हैं या उसको कहीं ना कहीं इस एक्ट के थ्रू ही, इसके प्रोविजंस के थ्रू ही उस प्रोसेस को हम इनैक्ट करते हैं। क्लियर? Currently, no specific law governs the adoption of kids in India by foreign nationals or NRIs, but the same is governed under guidelines governing adoption of children 2015 का।
In the absence of any concrete act for inter-country adoption, the procedure must laid down by the Guardians and Wards Act of 1890. Clear? नेक्स्ट इज योर चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। इस अथॉरिटी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, हो सकता है कि कहीं बन जाए क्वेश्चन, अगर पूछ ही लें तो क्या है कि ये स्टैट्यूटरी, इसके पास स्टैट्यूटरी स्टेटस है। स्टैट्यूटरी स्टेटस क्या होता है? लीगल स्टेटस, लीगल बॉडी है ये, या स्टैट्यूटरी बॉडी के पास क्या होता है? लीगल स्टेटस होता है। क्लियर? ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री पूछी जा सकती है गाइस, बार बार बता रहा हूँ, ये पूछी जा सकती है, याद रखना। जुवेनाइल की बात है तो चाइल्ड से रिलेट करके इसको रिलेट करके रख लो माइंड में, ठीक है। फंक्शन एज ए नोडल बॉडी फॉर द अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रंस, मैंडेटेड टू मॉनिटर एंड रेगुलेट इन इंडिया एंड इंटर कंट्री अडॉप्शन। इंटर कंट्री के लिए एक्ट्स यही लिए जाएंगे जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में समझाए। CARA की फॉर्मेशन के लिए हेग कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। हेग मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है ये जगह। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन के कुछ ऑफिसेस यहाँ पर भी हैं। हेग कहाँ पर है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। हेग कन्वेंशन किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है? इंटर कंट्री अडॉप्शंस। क्लियर? 1993 में और रेटिफाइड की है कब? हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इन 2003, ठीक है। प्राइमरी डील्स विद ऑर्फन अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन, अबंडन एंड सरेंडर चिल्ड्रन थ्रू इट्स एसोसिएटेड अडॉप्शन एजेंसीज। CRA has conducted various training program or workshops at national and state level. I'm so sorry guys. CRA has conducted various training programs and workshops at national and state level for all stakeholders for the adoption program. Carried out a number of advocacy programs through various mediums, creating awareness and sensitization of the general public. Emphasis on rehabilitation of older and specific needs children in various child care institutions across the country. Clear? ये है हमारे पास हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956। ये अभी बताया था मैंने कि इसमें क्या था, हिंदू बुद्धिस्ट जैन सिख्स आर लीगलाइज टू अडॉप्ट किड्स अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा मैं आपको। द गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट 1980 was the only means for non-Hindu individual to become guardian of child from their community. However, GWA appoints individuals as legal guardians and not the natural parents. Guardianship is terminated once the ward turns 21 and the ward assume individual identity. तो गार्डियनशिप कब खत्म हो रही है? जब वो बच्चा 21 ईयर्स का हो रहा है उसके बाद। क्लियर? नेक्स्ट है ये है अब आपके पास जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है। पार्लियामेंट ने इसको बनाया था इन 2015। रिलेटेड ये मोस्ट ऑफ द टाइम जुवेनाइल्स के थ्रू साथ है, बट इसमें कुछ प्रोविजंस हमारे यहाँ पर एडॉप्शन और फॉस्टर केयर के भी डाले हैं, एडॉप्शन और फॉस्टर केयर के लिए, ठीक है। ये पॉइंट है, ये इसके बारे में है, यहाँ से ये देखते हैं। एक्ट ऑफर रिगार्ड अडॉप्शन के प्रोविजंस भी है। एक्ट रिप्लेस हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1957 और वार्ड एक्ट को ख़त्म किया था और ये एक्ट लाया गया था। एक्ट इनेबल स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अडॉप्शन प्रोसीजर फॉर ऑर्फन सरेंडर्ड एंड अबंडेंट चिल्ड्रन, और इसके लिए इस अथॉरिटी को पावर दी गई थी। क्लियर? सेंटर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, whether run by state government or by voluntary or non-governmental organization are to be mandatorily registered under the act within 6 months from the commencement of the act. Clear? यहाँ पर क्या है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट या वॉलेंटरीली बनाए गए हैं उनको जब भी वो स्टार्ट हो रहे हैं उनको 6 महीने के अंदर अंदर खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। क्लियर? इम्पॉर्टेंट NGOs जो इस फील्ड में हमारे पास काम कर रहे हैं,
अब एनजीओस का भी बोला हुआ है ना, यहाँ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी लिखा हुआ है। अभी तक हमने गवर्नमेंट के एक्ट्स देख लिया जिसके थ्रू वो हमें मतलब हेल्प कर रहे हैं टूवर्ड्स एडॉप्शन। क्लियर। अब जो एनजीओस काम कर रहे हैं इस फील्ड में वो क्या क्या फीचर्स देख रहे हैं, या जो भी वो जब बच्चों की अडॉप्शन में वो हेल्प कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, गाइडिंग फीचर्स क्या देख रहे हैं, ये सब होना चाहिए। लाइक योर चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच, जो भी पेरेंट्स उसको क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, कि बच्चे में जो भी पेरेंट्स अडॉप्ट कर रहे हैं उनका फोकस बच्चे पे है कि नहीं। ठीक है। द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इन ऑल एक्शंस एंड डिसीजन, द प्रिंसिपल इंश्योर दैट चाइल्ड वेलफेयर इज एट द फोर फ्रंट, मतलब चाइल्ड का वेलफेयर सबसे आगे होना चाहिए। इंक्लूसिव एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशनल, ठीक है, कि जिस भी बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है वो किसी भी तरह से एक सोसाइटी से डिफरेंट साउंड ना कर रहा हो या डिफरेंट ना हो, कि उसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा हो। ठीक है। तो ये सब करने की ड्यूटी भी किसकी आ जाती है, एनजीओस की। चाइल्ड पार्टिसिपेशन, कि जिस भी बच्चे में कोई भी टैलेंट है या जिस बच्चे में कोई टैलेंट नहीं भी है तो उसको हम इतना ग्रो करेंगे या इतना सपोर्ट करेंगे कि उसके अंदर जो भी टैलेंट होगा वो उसमें बेटर करेगा और उसकी पार्टिसिपेशन हम इंश्योर करेंगे। क्लियर। मतलब एक तरह से उसको सपोर्ट करना है, बढ़ावा देना है। क्लियर। नेक्स्ट इज योर बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। एक सेकंड में इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, कि जो भी एक्शन लिया जा रहा है या कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है वो बच्चे के इंटरेस्ट में ज़्यादा होना चाहिए रिगार्डिंग द अदर फीचर्स। प्रिंसिपल गाइड्स प्रोग्राम डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन सब भी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि सभी फीचर्स पे सपोर्ट, मतलब सभी फीचर्स को विजन में रख के उसकी अप्रोच या जो भी एक्शन लिया जा रहा है वो उसकी डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। होलिस्टिक अप्रोच लाइक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, इमोशनल वेलबींग एट्सेट्रा में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज योर कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट इज इंटरकनेक्टेड विद कम्युनिटी डायनेमिक्स। एनजीओस एक्टिवली एंगेज विद कम्युनिटीज टू अंडरस्टैंड लोकल कंटेक्स्ट एंड इन्वॉल्व देम इन क्रिएटिंग सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट सस्टेनेबिलिटी, तो जो भी एनजीओस वर्क कर रहे हैं या जिनको भी मतलब बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं, जो भी पेरेंट्स, वो क्या कर रहे हैं, क्रिएटिंग लास्टिंग इम्पैक्ट्स ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट दैट एक्सटेंडेड बियॉन्ड द ड्यूरेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। एडवोकेसी फॉर, एक सेकेंड, एडवोकेसी फॉर चिल्ड्रंस राइट्स। ठीक है। एनजीओस क्या बनते हैं, वोकल बनते हैं, मतलब उनकी जो भी डिमांड्स हैं या जो भी नीड्स हैं या जो भी राइट्स हैं बच्चों के, उनकी वॉइस बनते हैं एनजीओस। टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज़, पॉलिसीज़ कौन बना रहा है, ऑब्वियसली लेजिस्लेशन बना रही है एट स्टेट या यूटी या सेंटर के लेवल पे। ठीक है। तो उसमें जो भी राइट्स हैं या जो भी नीड्स हैं बच्चों की उनको ध्यान दिया जाएगा, उसके लिए वो एनजीओस बहुत काम करते हैं। पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशन, अब ये कभी कभी क्या करते हैं, गवर्नमेंट के साथ भी होते हैं और कभी कभी ये इंडिविजुअली भी काम करते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, तो एनजीओ मेंटेन्स ट्रांसपेरेंसी इन देयर ऑपरेशंस एंड आर अकाउंटेबल टू द कम्युनिटीज दे सर्व, डोनर एंड द पब्लिक। द प्रिंसिपल इंश्योर ट्रस्ट एंड इफेक्टिव गवर्नेंस। क्लियर। ये इनिशिएटिव्स रहते हैं जिनको फोकस करके हमारे एनजीओस काम करते हैं। होलिस्टिक एजुकेशनल इनिशिएटिव्स, तो टाइम टू टाइम कुछ ऐसे एक्शंस लिए जाते हैं या कोई ऐसे इनिशिएटिव लिए जाते हैं जो बच्चों को एजुकेशनल फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफन ब्रिज द गैप बिटवीन फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ensuring that even child in remote areas have access to quality learning. Clear? Next is your health care intervention of child well-being. तो एनजीओस टाइम टू टाइम क्या करती है, जो भी बच्चों की मेडिकल नीड्स हैं या हेल्थ नीड्स हैं उनके लिए टाइम टू टाइम अवेयरनेस कैंप करवाते हैं या ड्राइव्स करवाई जाती हैं या
उसके रिलेटेड कोई सिंपोजियम हो रहे हैं एंड सो ऑन, तो जिसके थ्रू बच्चों को गाइड किया जाता है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड इरेडिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो जो भी हमारे एनजीओज इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं वो बच्चों को क्या करते हैं, उनकी न्यूट्रिशनल नीड को फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, सो दैट बच्चों में किसी भी तरह की कोई भी डिजीज़ डेवलप ना हो और वो माल न्यूट्रिशन का विक्टिम ना बने। एम्पावरमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट, तो बच्चों में किसी भी तरह का एक स्किल ग्रो किया जाता है, उसको बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, उसको ट्रेनिंग और एक्सपोजर के थ्रू मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्सप्लोरेशन करवाई जाती है, जिससे बच्चों में क्या होती है, एक न्यू इनिशिएटिव्स लेने की मतलब एक विल आ जाती है और वो कुछ बेटर करते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। एक्सप्लॉयटेशन बाय टेलिंग देम देयर राइट्स। ठीक है, और कोई अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, ठीक है, जिनको किसी तरह से भी उनकी नीड्स मतलब उनकी जो भी, जिनको अपने राइट्स के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो उनको सपोर्ट किया जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है और उनको बचाया जाता है। और जो खुद अपने सेल्फ में नहीं काम कर पाते हैं उनको एनजीओस या एक्टिविस्ट जो भी सोसाइटी में अवेलेबल हैं उससे उनको बचाया जा रहा है। डिफरेंट तरह से प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक चाइल्ड लेबर हो सकती है, ट्रैफिकिंग हो सकती है, ड्रग एडिक्शन हो सकती है, या एस्कॉर्ट के बिजनेस में इश्यूज बनते हैं, तो इन सब से बचाया जाता है या इसके बारे में उनको अवेयर किया जाता है कि इन सब चीज़ों से दूर रहना है। इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनाया जाता है बच्चों में। काउंसलिंग प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम होते हैं। सेफ स्पेसिस और फॉर एक्सप्रेशन बनाए जाते हैं। एड्रेस द इमोशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन बनाए जाते हैं एंड सो ऑन। क्लियर? इंक्लूसिव पॉलिसीज़ बनाई जाती है सो दैट जो भी बच्चों के लिए नीड्स हैं या उनके लिए फंड्स की नीड्स हैं वो डिमांड की जाए फ्रॉम द लेजिस्लेशन या पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, actively participating in advocacy, NGOs contribute to creating an enabling environment for child thrive. Clear? Next is your community mobilization for child welfare. ठीक है, इंटरकनेक्टेडनेस अगर हम दोनों के बीच की समझे तो NGOs क्या कर रहे हैं, एक्टिवली एंगेज हैं विद लोकल कम्युनिटीज़, ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स, कम्युनिटी मीटिंग्स, अवेयरनेस कैंप्स टू मोबिलाइज कम्युनिटीज़ टूवर्ड्स एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन। जेंडर डिस्पैरिटीज़ के बारे में समझाना है उनको। द प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड प्रोवाइड प्लेटफॉर्म्स फॉर गर्ल्स टू एक्सेल इन एजुकेशन एंड अदर अफेयर्स। ठीक है, ये भी इसी के पार्ट हैं, बाकी पॉइंट्स कर लोगे, इनको रहने दो। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हमारे पास NGOs हैं पूरे इंडिया में जो काम कर रहे हैं। ठीक है, सेफ डॉटर फाउंडेशन ये पिछले 20-25 सालों से काम कर रहा है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, फाउंडेशन हैज़ बीन सिस्टमेटिकली कैरिंग आउट एजुकेशनल इनिशिएटिव फॉर यंगस्टर्स एंड एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज सिंस पैंडेमिक एंटर्ड इंडियन शोर्स इन 2020। ठीक है, 2020 तक बहुत काम किया है इन्होंने। सेव द चिल्ड्रन इन इंडिया 1919 में ये बनी थी। ठीक है, इन 19 स्टेट्स में है इसके ऑफिसेज और ग्लोबल प्रेजेंस भी है। बाल रक्षा भारत इज़ द नेम गिवन टू इट इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में इसका नाम है बाल रक्षा भारत। मैं इसको बॉक्स में कवर कर लेता हूँ। टू डेट ये हमारे पास क्या कर चुका है, 10 मिलियन बच्चों को आज तक एक आशियाना प्रोवाइड करवा चुका है। वर्ल्ड विजन इंडिया भी इसी तरह से है जो काम कर रहा है इसी फील्ड में। बाकी सलाम बालक ट्रस्ट है, ये NGO है। ये लार्जली ग्रास रूट चाइल्ड फोकस ऑर्गेनाइजेशन, मोर देन 2000 डेडिकेटेड स्टाफ वर्किंग और इतनी कम्युनिटीज़ में ये काम कर चुका है। बियॉन्ड दैट ये हमारे पास कुछ और NGOs हैं जो इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। KC महिंद्रा तो
ऐसे भी इम्पोर्टेंट ही है, आपने महिंद्रा का नाम सुना ही है। तो ये सब इम्पोर्टेंटली इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, टूवर्ड्स बेटर वर्ल्ड फॉर दोज हु डोंट हैव देयर पेरेंट्स एंड गार्डियंस। क्लियर? चले आगे। तो यहाँ पर हमारा अडॉप्शन का टॉपिक होता है एंड इसमें हमने दोनों फीचर्स देख लिए, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी देख लिए और एनजीओज भी देख लिए। अब चलते हैं हम फॉस्टर पेरेंटिंग की तरफ या फॉस्टर केयर की तरफ। ठीक है, तो फॉस्टर केयर रूल्स एंड स्कीम क्या है, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ आपको। ठीक है, फॉस्टर केयर में क्या है, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके लिमिटेड डिस्क्रिप्शन है ऑफ फॉस्टर केयर। द डेवलपमेंट और फॉस्टर केयर इज लार्जली बीइंग डन थ्रू द स्टेट रूल अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ठीक है, फॉस्टर केयर के जो फीचर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही मतलब इलेबोरेट किए जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, अंडर द गोवा स्कीम द एलिजिबिलिटी ऑफ चाइल्ड टू बी पुट अंडर द फॉरेस्ट इंक्लूड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, चाइल्ड जो नीड में है और प्रोटेक्शन की नीड है जिनको, वो हमारे पास क्या है, फॉस्टर केयर में आते हैं। ठीक है, however a literal meaning reading of juvenile justice seem to be unclear whether forest care would apply to juveniles in conflict as well with law as well। तो ये जुवेनाइल जस्टिस में भी क्लियर नहीं हो पाया कि फॉस्टर केयर उन बच्चों को भी दी जाएगी जो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं किसी वे में या नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं है। क्राइटेरिया क्या है फॉस्टर केयर की सिलेक्शन के लिए। ठीक है, जो फॉस्टर केयर गिवर हो सकते हैं उसके लिए सिलेक्शन के लिए क्या है, द क्राइटेरिया इनकम्पासेस हेल्थ, इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल willingness to of the foster family to work towards providing an environment conducive to overall well-being of the child। कि ये सब फीचर्स होने चाहिए वो जो फैमिली होगी वो फॉस्टर केयर दे सकती है। फॉस्टर केयर सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझा दूं तो क्या है, फॉस्टर केयर में क्या होगा, जो भी चाइल्ड होगा, जुवेनाइल ही होगा वो या इन्फेंट भी हो सकता है, तो उस बच्चे को ही केयर टेकिंग करनी है। ठीक है, अंटिल ही बिकम एडल्ट, ही और शी बिकम एडल्ट। ठीक है, उतनी देर तक बच्चे की केयर करनी है जब तक वो एडल्ट नहीं हो पा रहा है। एडल्ट होते ही फॉस्टर पेरेंटिंग क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। ठीक है, फॉस्टर पेरेंटिंग या फॉस्टर केयर क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। ये है आपके पास फॉस्टर केयर। क्लियर? तो ये फीचर मैंने आपको बता दिया है। अंडर वात्सल्य स्कीम, ये भी इसी में है। द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ फॉस्टर केयर गिवर्स आर इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 35 ऑफ द रूल्स ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इतना डिटेल में आज तक कभी गया नहीं है, JKSSB की सेक्शंस पूछे, बट ध्यान रख लो एक ही पॉइंट है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉस्टर फैमिलीज एज पर द वात्सल्य स्कीम शैल बी डन विद द हेल्प ऑफ ए चाइल्ड बायोलॉजिकल पेरेंट्स एंड अडॉप्शन एजेंसीज। ठीक है, Vatsalya scheme also prescribed that before placing the child with the family, the foster family goes through a period of orientation and the training and child care coordinator and Department of Women and Child Development। foster care के लिए पेरेंट्स जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वो मतलब लिविंग भी हो सकते हैं, जिंदा हो भी सकते हैं और समटाइम्स नहीं भी होते हैं। क्लियर? बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो लिविंग ही होते हैं। किसी वजह से वो बच्चों की ग्रूमिंग नहीं करवा पा रहे हैं और वो एब्सेंट हैं, तो वो किसी अपने बच्चे को एक फैमिली के पास छोड़ देते हैं जो फॉस्टर केयरिंग करती है उनकी। ठीक है, एक तरह से आपने वो मूवी देखी होगी गोविंदा की, जिस देश में गंगा रहता है, तो वो गोविंदा वाली जो सिचुएशन है वो एक तरह से फॉस्टर पेरेंटिंग ही है कि वो
एक एज तक उनके पास रहते हैं गांव में, उसके बाद उनकी जो सिटी में फैमिली है, जो रियल फैमिली है, बायोलॉजिकल फैमिली है, वो उनको लेने के लिए आ जाते हैं। क्लियर? The Department of Women and Child Development creates a foster care fund to enable and implementation of the scheme. The state government oversees the disbursement of funds, introduces other scheme as a buffer in case of contingencies, and evaluates and review the scheme periodically. Child Welfare Committee, ठीक है, एक मिनट इसको जूम करता हूँ। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अंडर द दिल्ली रूल्स क्या कह रही है? नोडल बॉडी है इम्प्लीमेंटिंग द फॉस्टर केयर स्कीम। ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी फॉस्टर केयर स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाती है। दिस हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स सच दैट वेदर CW इज ऑलरेडी बर्डन विद मैनी अदर फंक्शन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड वेदर इट इज एडिक्वेटली फोकस ऑन फॉस्टर केयर एज वेल। तो ये फीचर थोड़ा डिफरेंट है। CWC is also in charge of transferring the custody of the fostered child from eligible person to the another. Clear? Engagement of voluntary organization, तो जो भी NGOs इन सब में इन्वॉल्व हैं वो यहाँ आ जाएंगे हमारे पास। एक सेकेंड, इसको क्या हो गया? मुझे लग रहा है निब खराब हो रही है पेन की। चलो आज की क्लास तो कर ही लेंगे जैसे तैसे करके। The Delhi rules as well as वात्सल्य स्कीम प्रोवाइड द NGOs, ठीक है, कि किस तरह से फॉस्टर केयरिंग प्रोविज़न है। ठीक है, वंस सेलेक्टेड द ऑर्गेनाइजेशन शैल सबमिट इट्स रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स विद इन द टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड। ठीक है, with respect to वात्सल्य scheme, it is commendable to note that the identification of foster families and awareness allows the self-help group, Mahila Mandals, women organizations, NGOs and adoption agencies to be involved in this process. Clear? Next is your parental rights. तो पेरेंटल राइट्स कब आते हैं? जब किसी बच्चे को बायोलॉजिकल पेरेंट्स से दूर करके and the CWC places a child in foster care. The understanding is that the goal to eventually reunite the एक सेकेंड, मेरा मार्कर ढंग से नहीं चल रहा है, इसको मैं, चलो प्रॉब्लम तो कर ही रहा है बट आज का कर लेंगे लेक्चर हम इसी से। When a court separate the child from biological parents and CWC की हेल्प से बच्चे को फॉस्टर केयर में रखा जा रहा है, the understanding is that the goal to eventually reunite the child with the biological parents. लेकिन कब? जब फॉस्टर पेरेंटिंग का टाइम खत्म हो जाएगा। The schemes and rules analyzed above are unclear about the extent of rights of biological parents, और इस टाइम पर फॉस्टर पेरेंट्स के जो राइट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। Under the doctrine, person holding themselves out as a parents are held to similar and often the same standards of the natural parents. तो इनके राइट्स और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो नेचुरल पेरेंट्स के बराबर हो जाते हैं, किनके? फॉस्टर पेरेंट्स के। डेफिनेशन, अरे यार बस कर अब। डेफिनेशन ऑफ फॉस्टर केयर, ठीक है, तो यहाँ देख लो ये क्या है, कंप्लीटली डिफाइन किया गया है कि देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ फॉस्टर केयर इन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। लेकिन इसका रेफरेंस हम कहाँ से लेते हैं? सेक्शन 42 ऑफ द एक्ट, जो क्या कहती है? फॉस्टर केयर मे बी यूज्ड फॉर टेम्पररी प्लेसमेंट ऑफ दोज इन्फेंट्स who are ultimately to be given for a adoption। ठीक है, मैं इस पॉइंट को अंडरलाइन कर देता हूँ सो दैट आपको रीड करने में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, द सिलेक्शन इज वर्डेड नेगेटिवली स्टेटिंग दैट फॉस्टर केयर इज अवेलेबल फॉर इन्फेंट्स। ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफर इसीलिए हो जाता है, तभी इसमें क्या लिखा गया है कि यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि फॉस्टर केयर की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि
ये सिर्फ किसके लिए है, इन्फेंट्स के लिए। बट जो बियॉन्ड इन्फेंट होंगे, जो थोड़ी मतलब 6 to 18 ईयर्स ऑफ एज में होंगे, यार 6 to 18 ईयर्स ऑफ एज में जो बच्चे होंगे, तो उनके लिए क्या है, इस प्रोविज़न में कहीं भी नहीं लिखा गया है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट है ये। तो मतलब इसकी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स की फॉस्टर केयर्स हैं हमारे पास। लाइक एमरजेंसी फॉस्टर केयर, कि ये कब आती है, जब कहीं एमरजेंसी हो जाए। लेट सपोज कभी पेरेंट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाए बाय एनी मीन्स, ठीक है, या किसी तरह से प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जाए, तो उस टाइम जो फैमिली प्रोवाइड करवाई जा रही है बच्चे को, ये बच्चे को डिस्प्लेस किया जा रहा है इनटू सम न्यू फैमिली, तो इट इज़ हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एमरजेंसी में है, क्या हो रही है, फॉस्टर केयरिंग में या फॉस्टर पेरेंटिंग में डाला जा रहा है। टेम्परेरी फॉस्टर केयर क्या है, दिस टाइप ऑफ फॉस्टर केयर रेफर्स टू प्रोवाइडिंग केयर फॉर ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, ये टेम्परेरी टाइम के लिए होगी। टेम्परेरी फैमिली बेस्ड प्लेसमेंट अंटिल री इंटीग्रेशन इनटू बायोलॉजिकल किनशिप और अडॉप्टेड फैमिली अकर्स, ठीक है, तो दोबारा उसी फैमिली में, इस बायोलॉजिकल फैमिली में इसको भेजा जाता है। लॉन्ग टर्म फॉस्टर केयर, तो ये थोड़ी लंबी ड्यूरेशन की रहती है। ये इसको नेक्स्ट, रूल टू कंटेन मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर फॉस्टरिंग। द स्टैंडर्ड्स वुड बी फ्रॉम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, फॉस्टरिंग सर्विसेज, these are relevant to every local authority and independent fostering service, ठीक है। इंडिया में वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प करती हैं, लाइक NGOs होते हैं जो हेल्प करते हैं। टू गो अ स्टेप फर्दर एंड ट्रेन नॉट जस्ट फैमिलीज एंड केयर गिवर्स बट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एज वेल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉस्टर केयर प्रोग्राम्स। द केस वर्कर्स, सोशल वर्कर्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, प्रोबेशन ऑफिसर्स, ये सब हेल्प करते हैं। गाइडलाइंस फॉर टर्मिनेशन ऑफ फॉस्टर केयर, तो फॉस्टर केयर की टर्मिनेशन के लिए भी गाइडलाइंस हैं हमारे पास, क्लियर। इसके लिए क्या होगा, कंडीशन ये है कि इनमें से अगर कोई सिचुएशन हमारे पास दिखती है तो फॉस्टर केयर, जो भी फॉस्टर पेरेंटिंग है उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। कभी ड्यूरेशन भी ख़त्म हो सकती है, कोई फिटनेस पे अगर कोई मतलब हमें एरर दिखता है या अनसूटेबिलिटी दिख रही है, अनस्टेबिलिटी दिख रही है किसी सिचुएशन में, तो वहाँ पर फॉस्टर पेरेंटिंग या फॉस्टर केयरिंग हमारे पास टर्मिनेट हो जाती है। पावर्स एंड रेगुलेशन ऑफ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस, ये इनकी पावर्स रहती हैं, ये आपके इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आज का टॉपिक होता है ख़त्म। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस। अब पेन भी अच्छे से चल रहा है, लेक्चर ख़त्म हुआ। इसी तरह पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय। और हाँ, बता दीजिए मॉक टेस्ट कब से शुरू करने हैं, साइड वाइज वो भी स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट आपकी जो भी आपकी लर्निंग है, जो ये जो आपका कोर्स है, ये अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे।